जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच लॉन्च हुआ है, जिस बैच में आपको 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करा रहे हैं। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उस बैच का टोटल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सहित हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे एंशिएंट हिस्टोरी के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चनों को। आइए दोस्तों देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगर आप उस 50 क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उस 50 क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, 10 राग का युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, किनके अनुसार आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव क्षेत्र था? किनके अनुसार आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव का क्षेत्र था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अविनाश चंद्र दास। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर क्वेश्चन, आर्यों की प्रशासनिक इकाई का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कुल ग्राम जन 20। अब आइए ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यहाँ पर ग्राम कुल जन राष्ट्र, और ऑप्शन नंबर सी में है कुल राष्ट्र जन 20, और ऑप्शन नंबर डी में है कुल ग्राम 20 जन। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी वह थी कुल ग्राम 20 जन और राष्ट्र। तो यही आपका सही क्रम हो जाएगा। यहाँ पर राष्ट्र होगा, ठीक है, तो राष्ट्र शायद छूट गया होगा या इतना ही को क्रम सजाया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन में दिया गया है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ जिनमें सभा, समिति और विदत प्रमुख है। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में है ऋग्वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली न होकर गणतंत्रात्मक थी। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर कथन में दिया गया कि ऋग्वैदिक काल में महिलाएं राजनीतिक में भाग नहीं लेती थी। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में महिलाएं राजनीति में भी भाग लेती थी, ठीक है, महिलाओं को पूरा छूट था। तो आपका कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो कथन नंबर 1 यानी केवल 1 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर क्वेश्चन, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन थी? आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन थी? तो वह थी आपकी विदत, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सभा सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो सभा है ये सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, बल्कि श्रेष्ठ एवं उच्च लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी असत्य है, यानी गलत है। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ऋग्वेद में गोप्ता जनस्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गोप्ता जनस्य। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा। राजा के लिए गोप्ता जनस्य शब्द आया है ऋग्वेद में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति कैसी थी? तो वह थी आपकी ग्रामीण और कबीलाई दोनों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ए और सी दोनों, ठीक है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में आर्यों की जो संस्कृति थी वह ग्रामीण भी थी और कबीलाई व्यवस्था पर भी आधारित थी। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में अधन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अधन्य शब्द। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गाय, गाय, और अधन्य का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य पशु, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र पशु गाय थी। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है ऋग्वैदिक काल में गाय विनिमय माध्यम के रूप में थी। तो यह भी आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में है आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी। तो यह भी आपका कथन सही है। 4 नंबर कथन में दिया गया है ऋग्वैदिक काल में गाय को अष्टकर्णी कहा गया है, ठीक है, तो यह भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। आइए 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आर्यों का सबसे उपयोगी पशु कौन था?
आर्यों का सबसे उपयोगी पशु कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा घोड़ा, घोड़ा था। ठीक है, आर्य भले ही गाय को इतना महत्व देते थे, लेकिन आर्यों का सबसे उपयोगी पशु था घोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात व्यापारी को क्या कहा जाता था? यानी जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं को चोरी करते थे, उन व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पणी। पणी कहा जाता था। पणी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी करने के लिए प्रसिद्ध थे ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। दुहिता शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो देखिए, वह मतलब पुत्री जो गाय को दूहती थी, वह पुत्री जो गाय को दूहती थी, उसके लिए दुहिता शब्द आया है ऋग्वैदिक काल में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सा एक कर था यानी टैक्स था जो ऋग्वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था? यानी कौन सा एक टैक्स था जो ऋग्वैदिक काल में प्रजा द्वारा यानी जनता द्वारा राजा को अपने इच्छा से दिया जाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का बलि। बलि नामक कर, बलि नामक कर स्वेच्छा से यानी अपने मन से प्रजा राजा को देते थे। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर क्वेश्चन। वैदिक युग में हिरण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ठीक है, वैदिक युग में हिरण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोना के लिए, सोना, सोना, गोल्ड, गोल्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 66 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है, ऋग्वैदिक काल में व्यापार पर पणी लोगों का अधिकार था। और 2 नंबर कथन में दिया गया है, बेकनाट सूदखोर कहा जाता था, बेकनाट सूदखोर कहा जाता था जो अधिक ब्याज वसूलता था। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो 66 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है। आपका दोनों का दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 67 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वैदिक आर्यों को संभवतः अंकों की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुआ? अंकों की जानकारी सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का अष्टकर्णी, अष्टकर्णी से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में किस शिल्पियों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? निम्नलिखित में किस शिल्पियों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोहार। लोहार का जो है उल्लेख जो है ऋग्वेद में नहीं मिलता है। बाकी बढ़ई, बुनकर, रथकार, इन सभी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यौ शब्द किस कृषि हेतु उत्पाद मतलब किस उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जौ, जौ, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो आज हम जौ बोलते हैं जिस अनाज को, उस अनाज को ऋग्वैदिक काल में यौ कहा जाता था। ठीक है, तो 69 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, आयस शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया? आयस शब्द। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का ए प्लस बी दोनों, यानी तांबा और कांसा, तांबा और कांसा दोनों के लिए आयस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर 70 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मिलान करे, और यहाँ पर आपका प्राचीन नाम दिया गया है और यहाँ पर आधुनिक नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो उर्वरा है, उर्वरा का आधुनिक नाम है उपजाऊ भूमि। सीता का आधुनिक नाम है हल की बनी नलिया। और अवल का जो है आधुनिक नाम वह है कूप या कुआं। और उर्दुर का जो है, उर्दुर का वह है अनाज मापने वाला पात्र। और कुशित का जो है, कुशित का हो जाएगा आपका ऋण लेने तथा बलि देने की प्रथा। और आपका अनस का हो जाएगा बैलगाड़ी। यानी इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 और एफ का 6, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 72 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है, ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। और 2 नंबर कथन में दिया गया है, आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे।
और 3 नंबर कथन में दिया गया है इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है 72 नंबर क्वेश्चन में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों का तीनों सही है। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, ऋग्वेद में प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं को कितनी श्रेणी में विभक्त की गई थी। ऋग्वेद में प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं को कितने श्रेणी में विभक्त की गई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 भागों में या 3 श्रेणी में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है। किसका मिलान गलत है। तो देखिए, जो जंगल की देवी थी उनको अरुणई कहा जाता था, तो ये आपका सही है। संकट हरने वाली को ईला कहा जाता था, ये भी आपका सही है। युद्ध का देवता वरुण, नहीं ये गलत है। युद्ध का देवता इंद्र को माना गया है। ऋग्वैदिक काल में युद्ध का देवता इंद्र को माना गया है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। और कह रहा है क्वेश्चन की कौन सा मिलान गलत है, तो आपका सी नंबर गलत है, इसलिए सी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है ऋग्वेद में इंद्र अग्नि के बाद वरुण तीसरे प्रमुख देवता हैं। ठीक है। अब आइए कथन नंबर 2 को देख लेते हैं। कथन नंबर 2 में है वरुण के लिए 30 सूक्त समर्पित है और जल निधि का प्रतिनिधित्व करता है। और कथन नंबर 3 में है वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो आपका 75 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों का तीनों कथन सही है। ठीक है। आपका तीनों का तीनों कथन सही है। यहाँ पर थोड़ा पीडीएफ कट गया है, इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जाकर अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसे पेय पदार्थ का देवता माना जाता है। किसे पेय पदार्थ का देवता माना जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का सोम देवता को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है। नेक्स्ट है आपका 77 नंबर क्वेश्चन। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है, इसके रचनाकार कौन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र हैं। जो विश्वामित्र हैं यही है गायत्री मंत्र के रचनाकार। नेक्स्ट है आपका 78 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और का पहला कथन है सरस्वती पहले नदी की देवी थी जो बाद में विद्या की देवी हो गई। ठीक है। और 2 नंबर कथन में है पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी दोनों का दोनों कथन सही है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 79 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वैदिक कालीन में कौन सा देवता को चिकित्सा के संरक्षक कहा गया। कौन सा देवता को चिकित्सा के संरक्षक कहा गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रुद्र को ऋग्वैदिक कालीन में रुद्र देवता को चिकित्सा के संरक्षक कहा गया। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन किस देवता को माना जाता है। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन किस देवता को माना जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा धौस को, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 81 नंबर क्वेश्चन। किस देवता कल्याणकार कहा जाता है। ठीक है। किस देवता को कल्याणकर कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन का रुद्र को कल्याणकर कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 82 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में उपासना की कौन सी विधि प्रचलित थी। ऋग्वैदिक काल में उपासना की कौन सी विधि प्रचलित थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रार्थना एवं यज्ञ। ऋग्वैदिक काल में उपासना की जो विधि प्रचलित थी वह थी प्रार्थना एवं यज्ञ। नेक्स्ट है आपका 83 नंबर क्वेश्चन। आइए 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में दिए गए हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने रुद्र को यूनानी देवता अपोलो के समान बताया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने रुद्र को यूनानी देवता अपोलो के समान बताया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हॉलर नामक विद्वान ने यूनानी देवता के समान बताया है। यूनानी देवता अपोलो के समान बताया है किसको, रुद्र को। नेक्स्ट है आपका 84 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद के किस मंडल की रचना संभवतः इसके बाद से की गई। ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला तथा 10वां मंडल जो है बाद में की गई है इसकी रचना। ठीक है। तो आपसे पूछता है ये क्वेश्चन कि ऋग्वेद में
सबसे नया मंडल कौन सा है, तो वह है आपका पहला तथा 10वां। और यही आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में सबसे प्राचीन मंडल यानी सबसे पुराना मंडल कौन है, तो वह है आपका दूसरा से 7वां। ठीक, नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक नहीं है। निम्न में से कौन सा उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद, क्योंकि जो ऋग्वेद है ये ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर क्वेश्चन, किस काल में लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत की पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में है उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था, इसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के द्वाब तक था, तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है आपका 88 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रंथ में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदा नीरा यानी गंडक के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में यानी शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में उत्तर वैदिक काल में आर्यों को सदा नीरा के यानी गंडक नदी के पूर्व की ओर का प्रसार का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है आपका 89 नंबर क्वेश्चन, 600 ईस्वी पूर्व के आसपास आर्य लोग निम्न में से किस राज्य से परिचित नहीं थे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मिथिला यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल रेवा यानी नर्मदा नदी और सदा नीरा यानी गंडक नदी का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, यानी किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, यानी नर्मदा नदी का उल्लेख और गंडक नदी का उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, उत्तर वैदिक साहित्य में पूर्वी हिमालय के किस पर्वत का उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक साहित्य में पूर्वी हिमालय के किस पर्वत का उल्लेख किया गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी त्रिकुकूद, क्रौंच, मैनाक। ठीक है, यानी इन तीनों पर्वत का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक साहित्य में। नेक्स्ट है आपका 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जो व्यवस्था था वह किस पर आधारित था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्णाश्रम पर आधारित था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, किस काल में सामाजिक व्यवस्था वर्णों का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित हो गया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस काल में सामाजिक व्यवस्था जो था वह वर्णों का आधार कर्म पर आधारित नहीं होता था बल्कि जाति पर आधारित होता था। जिस प्रकार ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर मतलब जो है वर्णों का आधार होता था, जैसे आपका, जैसे मान लीजिए आप अध्ययन करते हैं, पठन करते हैं तो आप ब्राह्मण हो गए, आप युद्ध करते हैं तो आप क्षत्रिय हो गए, आप व्यापारी करते हैं तो आप वैश्य हो गए, और आप सेवा करते हैं तो आप शूद्र हो गए। तो उस प्रकार उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था नहीं था, बल्कि उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था पर वर्ण व्यवस्था आधारित हो गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, किस काल में व्यवसाय अनुवांशिक होने लगा था। किस काल में व्यवसाय अनुवांशिक होने लगा था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन का उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो व्यवसाय था ये अनुवांशिक होने लगा था। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की सर्वप्रथम व्याख्या किस धर्म ग्रंथ में मिलती है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति सर्वप्रथम व्याख्या किस धर्म ग्रंथ में मिलती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन का ऋग्वेद में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में किन 3 वर्ण को द्विज कहा जाता है। निम्नलिखित में किन 3 वर्ण को द्विज कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता है। ठीक है, यानी इसमें शूद्र नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका 97 नंबर क्वेश्चन, किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है।
किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऐत्रेय। ऐत्रेय नामक ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है, चारों वर्णों का कर्तव्यों का यानी क्या क्या उनका काम है उनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है आपका 98 नंबर क्वेश्चन, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में किसे कृपाण कहा गया है? ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में किसे कृपाण कहा गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पुत्री को कृपाण कहा गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन विदुषी कन्याओं का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो 99 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गार्गी हो जाएगा, आपका गंधर्व हो जाएगा, गृहीता हो जाएगा और मैत्रेयी हो जाएगा। यानी इन चारों का जो है उल्लेख, इन चारों विदुषी महिलाओं का या कन्याओं का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है आपका 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, किस हिंदू ग्रंथ में सर्वप्रथम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? किस हिंदू ग्रंथ में महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर, ऑप्शन में नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मत्स्य पुराण, शतपथ ब्राह्मण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन का याज्ञवल्क्य स्मृति, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बचा है आपका 101 नंबर क्वेश्चन से लेकर 170 नंबर क्वेश्चन तक, जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आएगा, आज ही आएगा आपका, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जा रहा है, वही बैच जो कि आप पैसा देकर पढ़ते हैं।